एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज जिस चीज़ का आप सब बच्चों को बहुत बहुत इंतज़ार था वो आपका वेट अब कंप्लीट हुआ माय डियर एक्सीलेंटीज। और आज से मेरे क्लास 12 के बैचेस स्टार्ट हो गए 20 मार्च 2021 डे सैटरडे, जिसका मोस्ट अवेटेड आप सब लोगों को इतना इंतज़ार था, वो इंतज़ार आज आप लोगों का ख़त्म हुआ। देन फाइनली आई एम हियर विद अ वीडियो ऑफ अ न्यू क्लास, दैट इज़ क्लास 12। तो मुझे पता है, कीप द एक्साइटमेंट लेवल कंट्रोल्ड बाय यू। एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखिए स्टूडेंट्स। आज हम जितना करेंगे, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आपके वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, करना सॉल्व करना, मुझे बताना। जो मुझे पहले आंसर देगा जो बच्चा, उसको कल मैं अपनी कम्युनिटी में टैग करूँगी, वो विनर ऑफ द डे होगा। जो कंटिन्यूसली एक हफ्ते सही आंसर देगा और सबसे पहले देगा, वो होगा मेरा एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस का स्टार ऑफ द वीक। और जो कंटिन्यूसली 1 मंथ देगा, वो होगा स्टार ऑफ द मंथ। तो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अपने साथ साथ आप लोगों को और मज़ा आएगा अगर आप और बच्चों को भी अपने साथ साथ ज्वाइन करोगे, जिससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो। तो आप औरों को भी कहना, औरों को भी सजेस्ट करिएगा कि यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बच्चों, ये आपका पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पार्ट बी बुक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी से हम शुभ आरंभ करेंगे अपने इस जर्नी का। ये जर्नी हमारी, हम लोग आपके लिए भी बच्चों और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी होएगी। तो शुभ आरंभ हमने अकाउंटेंसी से किया। इसका भी मैंने एक पोल करवाया था अपने कम्युनिटी में, तो पोल में हमारा अकाउंटेंसी जीत गया था, बिजनेस और इकोनॉमिक्स नहीं जीता। तो कोई बात नहीं, चलो वो लोग रो रहे होंगे बैठ के, बट कोई बात नहीं, ना रो, हम उन्हें भी स्टार्ट करेंगे। बट शुभ आरंभ हम अपने अकाउंट से करेंगे, अकाउंटेंसी से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक आपको मैं बात बताती हूँ, क्लास 12 का पेपर 80 मार्क्स का होता है ना। क्या कह रहे हो, कोई नई बात नहीं है, पता है हमें? हाँ पता होगा बच्चों, बट फिर भी सुन लो। तो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारा 60 + 20 डिवाइड होता है। जो ये मैं आपको, जो मैंने आज से स्टार्ट करवाया, मोस्टली सारे ऑफलाइन कोचिंग्स में यही पार्ट बी से स्टार्टिंग करवाई जाती है, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी से। अब इसका ये चैप्टर नंबर 1 मैं आपको आज करवाऊंगी, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। अब 20 मार्क्स की ये बुक आती है, 20 मार्क्स का, और उसके साथ जो आपके 60 मार्क्स होते हैं, उधर वो आपके पार्टनरशिप वाली बुक होती है टीएस लेवल, उसमें आपकी 40 मार्क्स की पार्टनरशिप और 20 मार्क्स की कंपनीज, ऐसे आपके मार्क्स डिवाइड होते हैं। समझ आ गए बच्चों? गुड। अब चैप्टर 1 हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और हमारा टारगेट क्या है एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के? एक्सीलेंटीज का टारगेट क्या है? एक्सीलेंटीज का टारगेट है 95% स्कोर करना बोर्ड में। और देखो, कहते हैं ना, वेल बिगेन इज़ हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो तो बाद में काम तो अच्छा होता ही है। तो आज से ही बच्चों मेरे साथ रहना, जो मैं करवाऊँगी वो करना, कॉन्टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा विनर बनने की कोशिश करना, ताकि आपका कम्युनिटी में नाम है। देखो कितने प्राउड की बात होगी, जो और विजिटर्स, जो मतलब एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के बच्चे नहीं हैं, वो भी चैनल को विजिट करते होंगे, तो वो विजिट करके देखेंगे कि भाई जैसे आज 20 तारीख का विनर कोई बच्चा है, 21 का वो, तो इट विल बी अ पॉइंट ऑफ प्राउड फॉर यू ओनली। तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी, मेरे लिए नहीं होगी, मेरे लिए भी खैर होगी, तो मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे से आके पढ़ोगे, मेरे से पढ़ के, पर तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा होगी, बिकॉज यू विल बी द आइडल फॉर अदर स्टूडेंट्स। तुम और बच्चों के लिए एक आइडल, एक मिसाल बनोगे। तो वीडियो कंप्लीट देखना, कोई पॉज मत करना, कोई 2x की स्पीड में मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना, और उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन करना। जहाँ चाहे मर्जी अपनी ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ो, बट एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ साथ रहना, 95 क्या 100% भी आ जाएगा बच्चों, दैट्स माय वर्ड्स, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो। तुम सब लोगों को पता ही होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। और एक बात मुझे और कहनी है आप लोगों से बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी को नेगलेक्ट करते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी को नेगलेक्ट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि थ्योरी भी आपको उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करती है जितने कि आपके न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो एग्ज़ाम्स में आए या ना आए, लेकिन बच्चों थ्योरी एटलीस्ट आपकी, आप न्यूमेरिकल तब कर सकोगे अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग पता होगा, मीनिंग समझ आया होगा। तो थ्योरी आपके उन न्यूमेरिकल्स को करने का एक स्तोत्र होती है, एक बेस होती है।
गॉट माई पॉइंट। सो हमारा टारगेट 95% है, हर एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस के बच्चे के 95% मार्क्स आने चाहिए, और ये आप लोगों को मेरे से प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग 95% मार्क्स लाओगे। और कैसे लाओगे? मेरे साथ लाओगे, एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ लाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले तो मैं ये पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या। पहले पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, 2-3 चैप्टर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट्स थे आपके, बट फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से डीप कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी आपको। मुझे कोई मतलब नहीं आपको पहले से आता है या नहीं आता है, 11th हो गई उसे भूल जाओ, 12th को बिल्कुल स्टार्टिंग से लो। वैसे भी अभी हमारे पास बहुत टाइम है, कम से कम 1 साल तो पूरा, 20 मार्च से हमने स्टार्ट किया। मानो कोविड चला भी गया अगली बार, इस बार तो जैसे मई में पेपर है, अगर ना भी हुए तो भी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने दिया, तो 1 साल हमारे पास तो भी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहली बात हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं अकाउंटिंग पीरियड के, अकाउंटिंग प्रोसेस के हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं। एंड प्रोडक्ट मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो वो हमारे कब बनते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब प्रिपेयर होते हैं जब हमारे साल का एंड होता है। साल के एंड का क्या मतलब होता है? जब हमारा साल कंप्लीट हो जाता है तब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक डेट लिखी होती है, एंडेड ऑन द ईयर इतना, देखा होगा ना, एंडेड ऑन द ईयर इतना। तो इसमें जो आपकी डेट लिखी होती है, इससे आपका ये पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे साल के अंत में बनते हैं। मैं लाइव करती हूँ तो लाइव में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, बच्चों मैंने क्या बताया, इसलिए हर एक मेरी लाइन को ध्यान से देखना और नोट्स को अपनी कॉपी में मेंटेन करना, अच्छे से मेंटेन करो। आज से ही शुरू हो जाओ, एक 50 रुपये वाले 100 रुपये वाले रजिस्टर लो और आज से ही शुरू हो जाओ। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दे आर बेसिकली मेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये बात बच्चों आपको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बनते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? एक बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब होता है एक कंपनी 1 साल में कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करती है, कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है। अब आपकी कंपनी लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाती है क्योंकि सपोज करो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी 1 साल में लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक ऐसी चीज़ होती है, कैसे जरिया होते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं। समझ गए बच्चों? थर्ड पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का MCQ में क्वेश्चन में आ जाता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो आप लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बनते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(40) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। गांठ बांध लो बच्चों, अपने हाइलाइटर से मार्क करो, स्केच पेन से लिखो। मैंने स्केच पेन से लिखा तो तुम्हें तो लिखना पड़ेगा ही ना पड़ेगा। स्केच पेन लो और ये जरूर लिखो, कंपनीज एक्ट 2013 को याद रख लो, गांठ बांध लो, क्योंकि ये हर बार आता है। और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2(40) जिसे 240 कहते हैं ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है बच्चों? फिर फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पॉइंट होता है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तभी मैं जब 11th में आपको करवा रही थी तो भी मैंने आपको यही कहा था 11th में इसे ढंग से कर लो, क्योंकि 12th में इसकी पूरी बुक है। अब आप सोच रहे हो 12th के बाद चल हमारा इससे कहते हैं ना पिंड छुटा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब ग्रेजुएशन करोगे या आप इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी किसी यूनिवर्सिटी में, बट ग्रेजुएशन में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी सेपरेट बुक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो इनसे आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा, तो इसलिए ध्यान से सुन लो। तो ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपनी कंपनी का। ये बात आपको समझ आई? अब मैंने आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स बताए हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फर्स्ट पॉइंट आपका ये, और इसके अलावा आपके मैंने 3 पॉइंट और बताए। ठीक है, आपको ये समझ आ गए होंगे, आई होपफुली सो। गुड।
अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंटेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक हमारी बैलेंस शीट होती है, फिर उसके बाद फिर एक हमारी सेकेंड होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ होती है हमारी एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये 4 तरह की हमारी चीज़ें होती हैं, या अगर हम बात करें तो ये 4 कंटेंट होते हैं, ये 4 पार्ट होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 4 पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। आपको पता होगा इनके बारे में, आपने नाम भी सुना होगा, सुन रखा होगा, मुझे पता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने पिछले साल ही सुना होगा, इसी के साथ साथ आपने बैलेंस शीट का तो नाम सुन ही रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पिछले साल सुना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा क्योंकि वो 12th का ही कॉन्सेप्ट है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपने नहीं सुना होगा, वो भी आपका अभी आया होगा। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ये 4 हमारे बेसिकली पार्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे लिखना, जैसे मैंने हाईलाइट करके लिखा आप भी इसे ऐसे ही हाईलाइट करके लिखना। अब इसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। अभी तक हमने समझा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अब हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। नॉट अ बिग डील, सबको पता होगा फाइनेंशियल ईयर बेसिकली क्या होता है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली हमारा 1 साल का, इट इज़ द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये बेसिकली हमारे 1 साल का पीरियड होता है। इसमें हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं हमारे 1 ईयर के अकॉर्डिंग। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात नहीं करी मैं, दुनिया का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारा जो बनता है वो 1 साल के बेसिस का बनता है। मतलब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे वो हमारे कुछ भी हो, वो 1 ईयर के बेसिस पे बनते हैं। अब 1 ईयर कौन सा होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ, बट कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर होता है ईयर ऑफ 1 पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब कोई आपसे पूछे कि बच्चों स्टार्ट कब से होता है, तो आप कहोगे फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, हर साल, एवरी ईयर, मतलब हर साल फिक्स है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम भाई मार्च में नहीं होता भैया, कभी अक्टूबर में हो जाए, कभी सितंबर में हो जाए, नो। फाइनेंशियल ईयर हमेशा हमारा शुरू 1 अप्रैल से होता है और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। एवरी ईयर ख़त्म होता है, शुरू 1 अप्रैल को और ख़त्म 31 मार्च को। समझ गए बच्चों। एक बात मुझे आपको और बतानी है, फाइनेंशियल ईयर को हम कई बार ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल मतलब वैसे डिफरेंट होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी जितने भी आपको लाइबिलिटीज़ हैं आपने लिया है उसे पे ऑफ कर दो 1 अकाउंटिंग ईयर में, या जितने भी एसेट्स आपने लिए उनका हिसाब किताब कर दो 1 अकाउंटिंग ईयर में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कई बार कई सेंसेस में, कई बुक्स में, कई क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर को ऑपरेटिंग साइकिल भी कहा गया है। समझे बच्चों, गुड। अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इसी के साथ इनके कंटेंट क्या होते हैं और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अभी तक आपने ये सीखा है। अब इसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो आप उससे उसकी इम्पोर्टेंस निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने, अगर आप किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स कर लेते हो तो आप उससे उसका इम्पोर्टेंस निकाल सकते हो। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी करवाऊँगी, फीचर्स भी करवाऊँगी, न्यूमेरिकल भी करवाऊँगी, सब करवाऊँगी। तो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है, हमारी कंपनी की ट्रू एंड फेयर मतलब बिल्कुल सच्ची, जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई झूठ ना हो, बिल्कुल सच्ची फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। अब फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी। ये आपकी बैलेंस शीट होती है जो हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कल की वीडियो मेरी इसी पे ही होगी, जो आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट होगी। तो
हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है, एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड इसका पॉइंट होता है टू प्रेजेंट फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ऊपर था फाइनेंशियल पोजीशन और नीचे है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप हर चीज़ में ना ट्रू और फेयर आप वर्ड जो जरूर लगाओ। ट्रू और फेयर का मतलब होता है बिल्कुल सच्ची, जिसमें कोई करप्शन ना हो, कोई गलत ना हो, कोई झूठी बात ना हो, बिल्कुल सच्ची फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे क्या क्या होते थे, एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमारे क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या मतलब हो, अब देखो बच्चों यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी। एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हमारी किस चीज़ में आती है बताओ, बैलेंस शीट में। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट किसका पार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और प्रॉफिट एंड लॉस कौन दिखाता है, P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। और ये भी किसका पार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो हमारी बात जस्टिफाइड हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे P&L अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट तो मैं बोलूँगी नहीं भाई, P&L तो तभी बनेगा अगर ट्रेडिंग बना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का कॉम्बो होता है। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स, गुड। तो कोई आपसे पूछे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाना। गॉट माय पॉइंट डियर, गुड। अब इसके बाद हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफएस। हाय, अब बच्चे सोचिए कि एफएस क्या होता है। नो माय डियर स्टूडेंट, डरो मत। एफएस मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। पहला हमारे करेक्टरिस्टिक होते हैं, देखो जैसे मैंने नोट्स बनाया ना, बिल्कुल आप भी वैसे ही बनाओगे, इसी तरीके के लिख के, जिस तरीके से मैंने लिखा है। दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वाई, क्यों होते हैं हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड। क्योंकि ये हमारे पास्ट पीरियड यानी पिछले साल से, पिछले डेटा से, पास्ट डेटा से रिलेटेड होते हैं। आपको ये अकाउंटिंग का भी एक फीचर मान लो, आपको पता होगा कि अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या एक हमारे ये प्रिंसिपल भी था। मतलब इसमें हमारा जो अमाउंट होता है वो हमारे पास्ट रिलेटेड, हमारे पास्ट से रिलेटेड अमाउंट्स को हम कंसीडर करते हैं। तो इसलिए ये हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर कोई आपसे इसका रीज़न पूछे क्यों, तो इसका रीज़न होता है बिकॉज दे आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड। समझ गए बच्चों। सेकेंड है दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दे मतलब कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे इन टर्म्स ऑफ मनी भी हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो हमारे आइटम्स होते हैं वो मनी के तौर पे, मतलब जो जिस आइटम में, तो आप मानते हो कि अकाउंटिंग हमारी पूरी क्वांटिटेटिव डेटा को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे मनी इंक्लूड होता है या मनी इंक्लूड हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी को हम लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड है दे शोज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वाया किसके थ्रू शो करती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू शो करती है, वाया बैलेंस शीट। दोबारा देखो, प्रॉफिटेबिलिटी किसके थ्रू शो करती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू डिपिक्ट करती है, शो करती है, बाय बैलेंस शीट। समझ गए बच्चों। अभी तक अगर कोई आपके दिमाग में डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे पूरा एक एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस का चैनल है, और जो आप आंसर दोगे वो आंसर भी आप मुझे टेलीग्राम पे ही DM कर सकते हो। कर देना, सकते नहीं हो, कर देना, तभी तो मैं कॉन्टेस्ट का विनर बता सकूँगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स। अब मैं बात करती हूँ नेचर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनका नेचर कैसे, भाई खूसड़ तो नहीं है, कहीं खड़ूस तो नहीं है, इनका नेचर अच्छा है या नहीं अच्छा, वो देखते हैं। तो क्या कह रहे हो बच्चों, हम बोर हो गए? बोर बिल्कुल मत हो, ध्यान से सुनो। अब मैं आपके लिए मैं अच्छे न्यूमेरिकल ला रही हूँ। मुझे पता है बच्चों को न्यूमेरिकल या अकाउंट्स पे पसंद है, थ्योरी पसंद नहीं है, बट मैं आज ही थोड़ी करवाई है, रोज़ नहीं करवाऊँगी इतनी। बस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बस उतना ही बताऊँगी। पहला इसका फीचर नेचर होता है दे आर कॉल्ड एज रिकॉर्डेड फैक्ट। ये हमारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स कहलाते हैं। क्यों, वाई, they are recorded properly, they records all the transactions properly in the books of accounts. By the help of this proper books of accounts are maintained। ये हमारे रिकॉर्डेड फैक्ट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने में हेल्प करते हैं, और इनके थ्रू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सारी मेंटेन्ड होती है। समझ गए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर स्टूडेंट। मैं ये सब पूछूंगी बच्चों, पूछूंगी मैं। और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे अगर
आज के कॉन्टेस्ट के, अगर आपको ये बात अच्छे से आज की समझ आई हो तो ढंग से समझ लो बच्चों। इतनी बात समझ गए? चलो सेकंड पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट है, अब ये बात ध्यान से देखना, इवेंचुअली ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड एज पर एस अकाउंटिंग कन्वेंशन। आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होंगे, पिछली क्लास में आपने 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे, चैप्टर 3 में है, 1 में भी है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर अकाउंटेंट को मानने होते हैं। तो बेसिकली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे इनके अकॉर्डिंग बनते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसके बावजूद इसमें पर्सनल जजमेंट या पर्सनल बेसिस या पर्सनल कह सकते हैं हमारे बायसनेस बहुत इफ़ेक्ट करती है। क्यों बताओ क्यों? इसका रीज़न ये, सपोज़ करो आज के ज़माने में तो खैर इतनी बात ये नहीं होती, लेकिन पुराने ज़माने में जब हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम चलता था तो अगर एक अकाउंटेंट को किसी एक पर्सन से दुश्मनी थी, है ना, उससे लड़ाई हो रखी थी, भाई ह्यूमन है, लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते, तो वो क्या करता था, उसके जान के गलत अमाउंट शो करता था ताकि उसको ज़्यादा लॉस हो या उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ना हो। तो ऐसा पिछले पुराने ज़माने में हुआ करता था, बट ये बात अब तो सक्सेसफुल नहीं है। आजकल तो सभी कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो गया, इसलिए आजकल तो खैर इस तरीके के अपने पर्सनल ग्रजेस नहीं निकाल सकते। बट आजकल क्या हो गया वो मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पर्सनल जजमेंट क्या हो गया, देखो, अकाउंटेंट विल डिसाइड वेदर एसेट्स आर वैल्यूड एट SLM मेथड और WDVM मेथड। अकाउंटेंट आज के ज़माने में ये नोटिस कर सकता है कि हमारी जो आइटम्स है या हमारे जो एसेट्स है वो हमारे SLM मेथड से वैल्यू किए जाएंगे या WDVM मेथड से वैल्यू किए जाएगी। ये डिसीज़न काफ़ी बड़ा डिसीज़न हो जाता है बच्चों। देखो SLM से बिल्कुल अलग होता है, WDVM से बिल्कुल अलग होता है। तो आज के ज़माने में ये बात है कि इस चीज़ से बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ये डिसीजंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में या कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो इसका एक तो नेचर हो गया दे आर रिकॉर्डेड फैक्ट, और दूसरा नेचर हो गया दे आर इफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट्स, पर्सनल डिसीजंस, पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल हैबिट्स, पर्सनल नेचर ऑफ द पर्सन। गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? गुड। अब यहाँ तक तो थ्योरी कंप्लीट हुई इसकी। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पहले लिख के पूछ लेना बच्चों। देखो बात के लिए कोई डाउट मत रखो, हम आगे बढ़ जाए और आपको स्टार्टिंग का ये कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज़ नॉट गुड। आपको कोई डाउट है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। और अब मैं इसके थोड़े न्यूमेरिकल करवाती हूँ बच्चों। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे तो पूरी बैलेंस शीट में ढंग से तो आपको कल से स्टार्ट करवाऊँगी जो हमारे प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होएंगे। बैलेंस शीट हमारी अभी तक जो आप बनाते थे वो हमारी वर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाते थे। वर्टिकल फॉर्मेट में क्या हुआ, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये लिखते थे। बट अब की जो आपकी क्लास 12th की बैलेंस शीट है वो आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होती है। उसमें क्या होता है, क्या आइटम होते हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होते हैं, क्या कंटेंट होता है, क्लियरली मैं अपनी कल की वीडियो में बताऊंगी। कल की वीडियो मेरी पूरी हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के बेसिस पे होगी। आज मैं उसमें से आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड्स की, शेयर कैपिटल जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पार्ट, वो एक स्पेसिफिक पार्ट करवाओगे। वैसे बैलेंस शीट में आपको कल कर दूँगी। तो देख लेते हैं हम थोड़ा ध्यान से इसमें क्या है। देखो हमारी, अगर हमें शेयर कैपिटल, आपकी न्यूमेरिकल है फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ आपका क्लास 12, टना आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो हमारी बैलेंस शीट का फर्स्ट न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स नोट फिगर 1 फिगर 2। इसमें आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है और आपको शेयर कैपिटल निकालनी होती है। मतलब फर्स्ट काइंड की न्यूमेरिकल है, आपको शेयर कैपिटल निकालनी होती है। ये आपके अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है। अब क्या होती है शेयर कैपिटल, कैसे निकाली जाती है, वो मैं आपको सारा अभी बताती हूँ। पहले कॉपी में अपने ये नोट डाउन करो, जैसे मैंने लिखा है वैसे नोट डाउन करो। मैं टेलीग्राम में देखूँगी, आप मुझे मैसेज करना कि सारे नोट्स मैंने आपको जैसे करवाए आपने वैसे ही किए या नहीं किए। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ नोट फिगर 1 फिगर 2, इसका फॉर्मेट बना लो। बना लिया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद सबसे पहले हाउ टू फाइंड आउट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। ये बात आपने क्लास 11 में बिजनेस में भी पढ़ी होगी, कुछ हद तक अकाउंट्स में भी कई टीचरों ने बताई होगी। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को बताई है, आपने भी सुनी होगी। शेयर्स होता है हमारी कैपिटल, छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अवर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्मॉल एंड स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट ऑफ दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर। उन सारे शेयर्स का, उन सारे कैपिटल का छोटा छोटा पार्ट हमारा शेयर्स कहलाता है। समझ गए? तो अब
जो हमारे शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, अब तुम्हें ये तो पता है शेयर और कैपिटल, शेयर की कैपिटल फाइंड आउट करने का कौन सा तरीका होता है। शेयर कैपिटल हमारे 3 भागों में बटी होती है, 3 पार्ट्स होते हैं उसके, ऑथराइज्ड कैपिटल, देन इशूड कैपिटल एंड एट लास्ट इज़ योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो पहले हम अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल की बात कर लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल बेसिकली हमारा शेयर कैपिटल फाइंड आउट करने का एक जरिया होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारा मैक्सिमम कैपिटल होता है, मैक्सिमम कैपिटल। ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे अगर मेरे पास लगाने के लिए मैक्सिमम सपोज करो 25 लाख है, इससे ज़्यादा अपनी कंपनी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरी मैक्सिमम कैपिटल क्या हो गई, 25 लाख। 25 लाख से ज़्यादा मेरे पास अभी पैसा है ही नहीं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल किसी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जो हम शेयर्स के थ्रू अपनी लाइफ टाइम इन्वॉल्व कर सकते हैं, या जो पैसा हम शेयर के थ्रू अपना लगा सकते हैं, या जो पैसा हम अपने शेयर्स में लगा सकते हैं। अगर मैं अपना सपोज करो 10 लाख रुपए अपने शेयर्स में मैक्सिमम लगा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकती, तो वो मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। हर कंपनी के शेयर कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होनी चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ देयर विच अ पर्सन कैन इन्वेस्ट इन द वे ऑफ शेयर्स। समझ गए इतनी बात। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अगर 2,50,000 के इक्विटी शेयर और उनकी हर शेयर की वैल्यू 10 है, तो आपकी कितना हो जाएगी ऑथराइज्ड कैपिटल, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 25 लाख। समझ गए। ये 25 लाख मेरे मैक्सिमम पैसे जो मैं अपने शेयर्स में लगा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा सकती। तो ये शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। जो आपकी इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल थे, वो हमेशा इससे कम ही होती है। मतलब इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल हमेशा हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल, जैसे 25 लाख है तो वो हमेशा हमारे 25 लाख से कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ गए। सेकंड होती है इशूड कैपिटल। देखो सबसे बड़ा ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि 25 लाख सबसे ज़्यादा है, और अमाउंट हमेशा आपकी इससे कम ही होगी। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, उसका भाग होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज़ एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, या टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब होता है, देखो 25 लाख रुपए तो हमारे पास थे। अब तुमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन तो सुना होगा, पब्लिक कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकती है, पब्लिक से अपना कह सकते हैं ऑफरिंग मांग सकती है, अपने शेयर्स मांग सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास का पैसा है। इशूड कैपिटल वो पैसा, वो अमाउंट जो हमने पीपल को, पब्लिक को दिए हैं, जो हमने पब्लिक को दिए हैं सेंड करने के लिए। मतलब वो पैसा जो हमने पब्लिक को कहा है कि तुम हमारे पैसे को तुम लो और हमारे अमाउंट को हमें दो, मतलब इतने अमाउंट के शेयर्स हमें पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू दो। अब इसमें क्या होता है, जो अमाउंट होता है, जैसे अब इसमें ये हमेशा हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल से कम ही होते हैं। ये अमाउंट हमेशा हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल से कम ही होता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे वो 25 लाख के थे, हमने 1 लाख के शेयर, हमारे वो 2.5 लाख के इक्विटी शेयर्स थे। हमने कहा चल 1 लाख के हम पब्लिक इशूड कैपिटल के थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए भेज देते हैं। उनकी वैल्यू एट द रेट ऑफ 10 ईच थी, तो 1 लाख इंटू 10 हो गए हमारे 10 लाख। तो हमारी इशूड कैपिटल हो गई 10 लाख। हमने पब्लिक को कहा भाई इतना अमाउंट तुम हमें दे दो। हमने पब्लिक को ऑफर किया, तुम हमें इतना अमाउंट दे सकते हो क्या। ये होती है इशूड कैपिटल। मतलब हमने पब्लिक को कहा कि भाई तुम हमें इतने के शेयर्स दे सकते हो या नहीं, ठीक है, हमने दी। अब होती है हमारी तीसरे नंबर की सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, देखो इशूड कैपिटल ने हमने कहा कि भाई पब्लिक से कि तुम इतना अमाउंट हमें दे दो। अब सब्सक्राइब कैपिटल में पब्लिक की मर्जी होती है। सब्सक्राइब कैपिटल में वो एक्चुअल अमाउंट होते हैं जो पब्लिक हमें देती है। ऑथराइज्ड कैपिटल मेरा सबसे बच जाता है, पर मेरा पैसा मैक्सिमम पैसा जो मैं शेयर्स में लगा सकती हूँ। इशूड कैपिटल में मैंने कुछ अमाउंट के शेयर्स लिए और पब्लिक को कहे क्या तुम इतने पैसे के हमें ऑफरिंग्स कर सकते हो। और सब्सक्राइब कैपिटल में भाई वो भी इतने पागल तो है नहीं कि भाई अब मैंने 1 लाख के कहे वो 1 लाख के कर ही दे। हो सकता है वो उसके कम करे, या हो सकता है वो पूरा कर दे। तो सब्सक्राइब कैपिटल में वो अमाउंट होता है जो वो हमें एक्चुअली देते हैं। ये वो पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का, जो बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं सब्सक्राइब कैपिटल का, सब्सक्राइब्ड एंड फुली बेटअप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली बेटअप। इनकी डिटेल मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। बेसिकली आज आप ये समझ लो 2.5 लाख के मेरे शेयर थे, 1 लाख के मैंने इशूड कैपिटल में दिए।
अगर सपोज़ करो 9,000 के हमारे शेयर्स है या 90,000 के, कुछ भी मान लो, ये अमाउंट हमें पब्लिक ने, हमें ये जस्ट एग्जांपल है, ये अमाउंट हमें पब्लिक ने कहा कि लो भाई हम तुम्हें इतना दे सकते हैं, पब्लिक ने हमें इतना पैसा दे दिया, इतने अमाउंट के शेयर्स दे दिए, हमें पे अप कर दिए, तो वो होती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। और शेयर कैपिटल हमेशा हमारी सब्सक्राइब कैपिटल ही होती है। जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताया था ना शेयर कैपिटल का, यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आता है वो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का ही अमाउंट आता है, फाइनल अमाउंट हमारा यही अमाउंट होता है, समझ गए। अब ऑथराइज्ड कैपिटल हुआ हमारा वो पैसा जो हमारे पास मैक्सिमम हुआ। फिर इशूड कैपिटल, हमने पब्लिक से इशू के लिए कहा कि तुम हमें इतने दे दो। सब्सक्राइब कैपिटल, एक्चुअल में पब्लिक ने हमें इतना पैसा दिया, समझ गए। अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल से समझाती हूँ कि ये सब कैसे होता है। देखो, XYZ लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल थी हमारे 10,000 के शेयर, 5 ईच के, आउट ऑफ विच 200 शेयर्स हमारे दिए गए पब्लिक को एट द रेट ऑफ 2 ईच और 300 दिए गए एट द रेट ऑफ 4 ईच फॉर द सब्सक्रिप्शन। फाइंड द शेयर कैपिटल। तो पहले 10,000 के हमारे शेयर्स थे, 5 ईच, तो ऑथराइज कैपिटल हो गई हमारी 50,000। कैसे? 10,000 इंटू 5, 5,000, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल हमारे 200 के थे एट द रेट ऑफ 2 ईच, हमारे 200 के थे एट द रेट ऑफ 2 ईच, तो ये होगा हमारे 400। और सब्सक्राइब कैपिटल है हमारे 300 के एट द रेट ऑफ 4 ईच, तो ये हो गए हमारे 1200। वैसे यहाँ पे एक 2,000 आने चाहिए थे इशूड कैपिटल में, आप 2,000 कर लेना अमाउंट, क्योंकि ये हमेशा हमारे सब्सक्राइब से ज़्यादा होती है। आप इसे एक रेक्टिफाई कर लो, 200 एट द रेट ऑफ 2 ईच ने 2,000 एट द रेट ऑफ 2 ईच कर लो, तो यहाँ पे हमारे 4,000 आ जाएगा। इशूड कैपिटल 4 कर लेना बच्चों, ये चीज़ रेक्टिफाई कर लेना। इशूड कैपिटल 4,000 और सब्सक्राइब कैपिटल 1200, और ये जो 1200 होते हैं फाइनल अमाउंट, यही हमारी शेयर कैपिटल होती है, समझ गए स्टूडेंट्स। ये देख लेना, ये 200 नहीं से 2,000 कर लो, क्योंकि इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। गॉट माई पॉइंट? गुड। अब ये ही हमारी जो 1200 होते हैं वही हमारी फाइनल शेयर कैपिटल होती है। ये बेसिक सा न्यूमेरिकल समझे, कल से मैं न्यूमेरिकल वैसे डीपली करवाऊँगी। आज आपको क्या ये थ्योरी और न्यूमेरिकल समझ आए? आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया? आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उनके कंटेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे नोट्स के साथ, नेचर क्या होता है आपका, बैलेंस शीट क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड, इशूड और हमारी सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, कैसे इसका न्यूमेरिकल होता है। इसमें 2,000 कर लेना, मैं बार बार कह रही हूँ। तो ये कैसे निकालते हैं आपको समझ आया? कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना बच्चों, स्टार्टिंग से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बट आपको समझ आया, वेरी गुड। अब आती है आज के कॉन्टेस्ट की बारी। अब मैं आपको आज के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस दूँगी, आप उन्हें करना और मुझे टेलीग्राम पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजना। मैं आपको अभी टाइम लिख दूँगी अपने कम्युनिटी पे कि कितने बजे से पहले आपको मुझे उनके आंसर्स भेजने हैं, ठीक है। देखो, तो आज के असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पहला हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है आपका कॉन्टेस्ट 1, आज फर्स्ट डे का कॉन्टेस्ट है, असाइनमेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, गिव अनदर नेम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम क्या है? सबके आंसर आपको मेरी वीडियो में मिले होंगे, मैंने वीडियो में सब बताया। डिफाइन शेयर्स विथ 2 काइंड्स, शेयर्स और उसके 2 काइंड से आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इनके आंसर आपको लिख के मुझे DM करने इन टेलीग्राम पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, गिव एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 इंपॉर्टेंस देने हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन एक आपका न्यूमेरिकल है, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1.25 ईच, आउट ऑफ विच इशूड फॉर 10,000 एट द रेट ऑफ 3.75 ईच एंड पीपल सब्सक्राइब फुली ऑफ 2,000 एट द रेट ऑफ 0.75 ईच। इससे मुझे शेयर कैपिटल निकालनी है आपको इस क्वेश्चन से। और ये 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है बच्चों, कुछ है ये मैंने इतने अच्छे वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया, आप तो चुटकियों में कर लोगे। मुझे जल्दी जल्दी करो, टेलीग्राम पे मुझे DM करो और फिर मैं आपको कॉन्टेस्ट का विनर बताऊँगी। टाइम वैसे मैं आपको बता दूँ कि वैसे 6 बजे से पहले आप लोगों को मुझे इन्हें DM करना है, बिफोर 6 o'clock। जो सबसे पहले करेगा वो विनर कहलाएगा। आप करना, और फिर भी कोई दिमाग में डाउट है तो मेरे से पूछ लेना किसी भी कंटेंट से रिलेटेड। आज से हमें अपना सब कुछ स्टार्टिंग से करना है, नोट्स बनाना, नोट्स बना के भी मुझे DM करना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। टेलीग्राम ID मैंने अपनी कम्युनिटी पे डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके मुझे सब बच्चे फॉलो कर लो। कॉन्टेस्ट की विनर मैं तभी बता पाऊँगी अगर तुम मुझे DM करोगे वहाँ पर जाके। तो टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आज से हमारी क्लास 12th स्टार्ट हो गई है। होपफुली सो आपको अच्छी लगी होगी। अपने
फिर अपने रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिर मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू सून।